हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि एक फुल सिलेबस टेस्ट है। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि मोलैलिटी चेंज होगी टेम्परेचर के चेंज होने से। तो बच्चों, मोलैलिटी का फार्मूला हमारे पास होता है मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे देखो बच्चों, चेंज कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज होते हैं। जिस टर्म में, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वह कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के चेंज करने पे चेंज होगा। बाकी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वॉल्यूम कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम से और इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर से। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारे पास। कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, इसमें वेट आ रहा है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, मोलैलिटी इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मोल पर 1000 ग्राम या 1 kg लिख सकते हो इसको, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यही तो है मोलैलिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मोल। यूनिट मतलब मोल की वैल्यू कितनी, 1। और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 1 kg सॉल्वेंट। ये तो होती है मोलैलिटी, ये होती है मोलैलिटी। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है, सेकंड है करेक्ट है, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आएगा वह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यूजिंग द डाटा गिवन विल फाउंड आउट द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। SRP की वैल्यू कम होगी तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। अब SRP की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है, सबसे कम किसके लिए, यहाँ 1.33 वोल्ट, 1.36 वोल्ट, 1.51 वोल्ट, यहाँ माइनस का 0.74 वोल्ट। तो सबसे कम SRP हमारे लिए किसकी है, क्रोमियम के लिए है। तो सबसे कम SRP किसके लिए, क्रोमियम के लिए है। तो SRP की वैल्यू कम तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, तो हमारे पास क्या क्रोमियम हो जाएगा, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। 52 का ऑप्शन नंबर दूसरा देख लो, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following can form मीजो आइसोमर। मीजो आइसोमर की कंडीशन होती है बच्चों, इसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन, कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एंड सिमेट्री। क्या होनी चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए और सिमेट्री होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। और ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब देखो कायरल कार्बन, सबसे पहले देखो कायरल कार्बन, ये कायरल तो होगा नहीं क्योंकि दो हाइड्रोजन लगे हुए, कायरल नहीं होगा। यहाँ भी ये भी कायरल नहीं, ये भी कायरल। इसको चेक करो, Br एक H, और यहां देखो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। अब कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, तो ये तो कायरल होगा नहीं, इसी तरह ये भी नहीं कायरल होगा। ठीक है, इसको देखो, यहां पे ये कायरल तो होगा लेकिन यहां पे सिमेट्री नहीं होगी, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री, ये कायरल ही नहीं है।
यहां देखो एक कायरल ये हो गया, एक कायरल ये हो गया, 2 कायरल कार्बन हो गए। ठीक है, इसी तरह इसको चेक कर लो, 1 कायरल 2 कायरल, लेकिन यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो गई, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। यहां देखो 1 कायरल कार्बन 2 कायरल कार्बन, पहली बार देख के लग रहा हो कि इसमें सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन देखो इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, नाम तो सेम ही रहेगा, नाम तो सेम ही रहेगा, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, नाम तो सेम ही रहेगा, चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे। अब देखो इसमें हमारे पास सिमेट्री आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो आ गई ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, इक्वल पोर्शन इधर, इक्वल पोर्शन इधर, तो इसमें कायरल कार्बन 1 से ज्यादा है, कायरल कार्बन ही है, और POS भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये क्या हो गया, मीजो। क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए और सिमेट्री होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मीजो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तो कायरल कार्बन ही नहीं है, नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मैक्सिमम, किसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट मैक्सिमम होगा, स्ट्रेंथ नहीं कह रहा, एक्सटेंट। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2, यहां कितना होगा 4, यहां कितने होंगे 4, यहां कितने होंगे 1 2 3, यहां कितना होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है और इसमें। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी देखो E1 मान लो इसकी होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी E1, या मान लो E2, ये मान लो E3, ये मान लो E4 है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी, किसकी, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी E1 सबसे ज्यादा होगा। फिर किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए होता है, मतलब E3 हो जाएगा। फिर किसके लिए हो जाता है, E4 के लिए हो जाता है, ये मान लो E4 है। फिर हो जाता है E3 के लिए, ये तो बॉन्ड एनर्जी हो गई। लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा होना चाहिए और एनर्जी भी, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ठीक, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे थोड़ी कम है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 4 है। ठीक है, 4 × E3, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 2 है, लेकिन इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इससे थोड़ी सी ज्यादा है बस। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके लिए ज्यादा हो जाती है। अगर हमें स्ट्रेंथ की बात करेगा, स्ट्रेंथ और एक्सटेंट, स्ट्रेंथ की बात करेगा तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की, E1 की। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता, हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता या बॉन्ड एनर्जी की बात करता, तो हमारा आंसर ये हो जाता। यहां हमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है, उसमें हमारा दोनों चीज होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा। दोनों चीजें मिला के चेक करते हैं, एनर्जी और नंबर। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन sp2 कार्बन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब आप इसमें से चाहे जिससे कर सकते हो। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो चार्ज, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है,
स्टेरिकनेस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, देखते हैं यहां पे देखो निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस आई लगा रहा है, इस चार्ज को कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस लग रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज और कम होगा। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, अगर पॉजिटिव हमने क्या बोला, अगर चार्ज ऑन sp2 कार्बन ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब ये चार्ज को कम कर रहा है, लेकिन ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है और ये रेजोनेंस में चला जाएगा तो और चार्ज कम हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा ज्यादा रहेगा इससे तो बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। तो इस पे चार्ज ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ए की रिएक्टिविटी ज्यादा। फिर देखो बी की रिएक्टिविटी हो जाएगी चार्ज की वजह से, फिर हो जाएगा सी। इस पे चार्ज ज्यादा होगा, फिर इस पे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बी सी, ऑप्शन नंबर पहला। जितना ज्यादा कार्बन पे चार्ज होगा उसकी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ये रेजोनेंस में जा रहा है तो चार्ज बहुत कम हो जाएगा, ये प्लस आई लगा रहा है तो ये भी चार्ज कम करेगा, लेकिन इससे थोड़ा कम करेगा, तो इस पे चार्ज थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। अब इन दोनों से कम चार्ज यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो ये कम चार्ज डेवलप करेगा। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? बोरान इज अवेलेबल टू फॉर्म BF6। बोरान BF6 बना सकता है, कह रहा है बोरान BF6-3 बना सकता है। बना सकता है, बताओ। देखो बोरान में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, 2p1। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3। एक्साइटेड स्टेट में देखो बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड। क्यों? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बना सकता है एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, 3 बॉन्ड बना सकता है। और देखो एक p ऑर्बिटल खाली होने की वजह से अगर इसको कोई ऐसा एटम मिल जाए जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये 4 बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, एक p वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसको कोई ऐसा एटम मिल जाए जिसके पास लोन पेयर हो। ठीक है, वह लोन पेयर अपने इसमें दे देगा जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास बोरान जनरली कितने 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कोई ऐसा एटम मिल जाए, मान लो फ्लोरीन है, इसके पास भी लोन पेयर होता है, ये अपना क्या करे, फ्लोरीन है 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ठीक है, ये अपना लोन पेयर इसको दे दे। ठीक है, तो इस पे निगेटिव आएगा, लोन पेयर दे रहा है निगेटिव आएगा। तो ज्यादा कितने, ये जो लोन पेयर दे रहा है किसमें आएगा? p ऑर्बिटल में आएगा। एक फ्लोरीन इससे करेगा, एक फ्लोरीन इससे पेयरिंग करेगा, एक फ्लोरीन इससे पेयरिंग करेगा, बाकी एक फ्लोरीन जो बचेगा ये अपना लोन पेयर इसको देगा। क्यों? क्योंकि इसका p ऑर्बिटल 1 खाली है और 6 नहीं बना सकता। 6 क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। और कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 6 बॉन्ड बनाओगे तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल है नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कहां? तो ये तो गलत हो गया। अगला देखो, इन डाइबोरेन स्ट्रक्चर ईच एटम है sp3 हाइब्रिडाइज। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर यानी B2S6 का स्ट्रक्चर बनाओ। B2S6 बोरॉन, एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, ये इसके साथ भी बॉन्ड में रहता है, हाइड्रोजन ये इसके साथ भी बॉन्ड में रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहां पे जो
इलेक्ट्रॉन होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये यहां भी जंप करता है और यहां भी जंप करता है, ठीक है। इसीलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना sp3। तो डाइबोरिन स्ट्रक्चर ईच बोरॉन एटम sp3 हाइब्रिडाइज ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57। ये हमारे पास देखो क्या दिया है, क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन O2, मान लो यहाँ पे, मान लो क्या होता है लाइट, और इसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो देखो यहाँ क्या बनता है हमारे पास। पहले तो सबसे पहले बना लो क्यूमीन है ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे CH3 और CH3। सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों होता है O, फ्री रेडिकल का जनरेशन, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लाइट के प्रेजेंस में होता है। यहां सबसे पहले क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। तो ये फ्री रेडिकल हम इसलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है और ये फ्री रेडिकल ये बनता है, ठीक है। क्यों इसको बना रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। देखो यहाँ रेजोनेंस में भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। अब क्या करता है, ये होमोलिटिक क्लीवेज करता है यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब ये इससे जुड़ जाता है ऐसे, देखो ये अलग हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है ऑक्सीजन, और ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेते हैं, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल इसका मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। देखो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ऐसे कुछ बन जाता है, OH, ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। और यह CH3, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है। ये बन गया हमारे पास ए। अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बन जाता है फिनॉल और कीटोन। क्या करो, इसको अलग कर दो और इसको यहां से जोड़ दो, बस, ठीक है। अगर मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। जेईई नीट के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। हमें क्या बनेगा, फिनॉल और कीटोन। इसको यहां से अलग कर दो और इसको यहां से जोड़ दो, क्या क्या बनता है, फिनॉल और कीटोन। जनरली ये आपको याद होना चाहिए। अगर क्यूमीन की रिएक्शन O2 लाइट और हाइड्रोलिसिस करा रहे तो हमारे पास क्या बनता है, फिनॉल और क्यूमीन, फिनॉल और कीटोन। देखो क्या क्या बनेगा, ए तो हमारा क्या हो गया, ये तो ये हो गया, ए क्या हो गया ये। अब कीटोन देखो, हमें ए और बी के बारे में बताना है, ए और बी क्या है, ए कीटोन, बी क्या है, कीटोन। ये तो हमारे पास ये हो गया, ये तो 1 2, हाँ ये गलत हो गया। कीटोन किस में है, ये ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, 1 2 3 4। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन का कैटिनेशन होता है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम होता है। यहाँ पे ऑर्डर गलत लिखा होगा। ICl लेस रिएक्टिव नहीं होता, ये क्या होता है, पोलर होता है, और पोलर होने की वजह से मोर रिएक्टिव हो जाता है I2 से, ये भी गलत हो गया। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाओ, ग्रेफाइट कैसे बनता है, ये है ग्रेफाइट, ये क्या है ग्रेफाइट। यहाँ पे क्या, एक और इलेक्ट्रॉन होता है और ये कार्बन, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहे थे, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कार्बन कितने, 3 बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बोरिक एसिड कंसीडर एज वीक एसिड, ये 3BO3 को क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, और ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। ये ऑप्शन सही है, देख लो। आगे बढ़े,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें ई नॉट की वैल्यू गिवन है। ई नॉट कितना है 1.1 वोल्ट, और हमसे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट पूछा है। तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट। एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है लेन देन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, वो होता है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी है 2। एफ की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू 1.1। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 21.123 जूल पर मोल। इसको क्या करो, केजी में कन्वर्ट कर दो, तो 1000 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 अंक के बाद 212.23 किलो में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। किलो में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया 212.27 या 27, या इसको 23 भी लिख सकते हो, देखो 212.3 लिख सकते हो किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर 3 देख लो, ये है, और ये हमारे पास इसका फार्मूला है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन हमारे पास इतना है, वैन इतना, वेट ऑफ सॉल्यूट इतना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट राइज बढ़ जा रहा है इतना, द अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास पूछा, टीवी की वैल्यू दी, तो डेल्टा टीवी क्या होता है हमारा टीवीएस माइनस टीवी नॉट। आई नॉन वोलेटाइल है तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, और क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.8, मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछा है सॉल्यूट का, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 इंटू कितना हो गया 1000। ठीक है, ये क्या है मोलरिटी, डेल्टा टीवी। अब फार्मूला लिख लो एक बार, डेल्टा टीवी आई इंटू केबी इंटू एम। ठीक है, टीवीएस कितना है हमारे पास 354.11, और क्या है 350 माइनस का 353.23 इक्वल टू, ये कितना, इससे कैंसिल कर दिया इसको, ये 9 दूनी 18 हो गया 0.2, 100.2 मतलब 20 हो जाएगा। ये देखो 20 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना हो जाएगा 354 माइनस 353.23, ये आ जाएगा 0.88 आ जाएगा। 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 10 में से 2 गया 8, तो ये हो जाएगा 20 मॉलिक्यूलर वेट। इसको इधर भेजो, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ा दो, कितना 88, कितना होगा बढ़ जाएगा 8 दूनी 16। देखो कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे हमने एक गलती की, केवी की वैल्यू नहीं रखी हमने, केवी की वैल्यू। यहाँ पे एक काम करो, केवी की वैल्यू भी फिट करो। यहाँ केवी कितना है 2.53, 2 यहाँ पे केवी आएगा, देखो 2.53 भी आएगा। ठीक है, तो 2.53 यहाँ भी आएगा 2.53, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 88, और ये हो जाएगा, देखते हैं 1265। अब इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ जाता है 58 ग्राम पर मोल, 58 ग्राम पर मोल। ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट। देख लो इसको एक बार, हमारा मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है क्या है, ये है। यहां पे हम केवी की वैल्यू रखनी भूल गए, तो कौन सा हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। A+2 B = प्रोडक्ट रेट ला इक्वेशन हमें दिया है ये, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको जोड़ दो -1 +2 -1, कितना आ गया 0, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़े भाई, रेट ला एक्सप्रेशन में जो पावर दिए जाते हैं वो किसको बताते हैं, ऑर्डर को बताते हैं, उनको जोड़ दो तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। आगे बढ़े,
61 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम है तो 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 0.1 मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम कितने हैं 7, 4 2 6 1 7, कितना हो गया 0.7 Na। यह आ गया नंबर ऑफ एटम। ये भी ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल दिया है 0.1 इंटू Na एवोगैड्रो नंबर इंटू 4 1 5, कितना हो गया 0.5 0.5 Na। इतने नंबर ऑफ एटम है। इसी तरह 5.6 लीटर है तो मोल निकालना है 5.6 डिवाइड बाई 22.4, कितना आ गया 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी कितनी है 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया एवोगैड्रो नंबर के बराबर। नंबर ऑफ एटम किसके बराबर है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। चौथा देखो 36 ml है। यहाँ देखो एसटीपी नहीं दिया तो ये फार्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व का फार्मूला यूज होगा। वैल्यू कितना दिया 36 ml। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है H2O की 1 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल, कितना हो गया 36 ग्राम। हमारे पास क्या आ गया वेट आ गया, तो मोल निकालने के लिए वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 36/18 आ गया, 2 मोल आ गया। मोल आ गया एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल आ गया, और उसके बाद क्या करो एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एटम 6 हमने। देखो किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, यहाँ तो पॉइंट में यहाँ 1 है 6 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया चौथा। देख लो उसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। देखो सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या वाटर है, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे डाइल्यूशन वाटर मिला रहे हैं मतलब क्या डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी S1 की हो जाएगी। अब इसमें देखें कॉमन आयन है, कॉमन आयन बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। कंसंट्रेशन से में देखो, और इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम लेकिन कॉमन आयन इसमें ज्यादा है, ठीक है। कॉमन आयन बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी, देखो कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो देखो ये कंसंट्रेशन इनका सेम हो गया, ठीक है, कंसंट्रेशन सेम हो गया। अब इसमें इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी S4। इन दोनों में इसमें 2 कॉमन आयन, अगर कॉमन आयन बढ़ेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो S3 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा S2 आ जाएगा, S1 S3 S2 S4, S1 S3 S2 S4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकंड, 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो भी सॉल्युबिलिटी कम होगी, कॉमन आयन बढ़ेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी कम होगी, डाइल्यूशन बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विच आर द फॉलोइंग सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में वही जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब क्या, उसका ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन भी हो, तो वही जाएगा जो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर वो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। जैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और ये मान लो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और मिनिमम -1। अगर यहां बीच में कोई है, ये क्या होता है इंटरमीडिएट। अगर हमारा बीच में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हमारा बीच का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो वह ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। क्या हो सकता है रिड्यूस भी हो सकता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा +1, +1 से देखो +1 से -1 में भी जा सकता है, +7 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है। यहाँ कितना आएगा +3 किसमें है इन दोनों के बीच में है ना, +7 और -1 के बीच में,
तो इसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है, D18 हो सकता है, D18 हो सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब क्या होता है, उसी का ऑक्सीडेशन हो, उसी का रिडक्शन हो, उसी एटम का। यहां देखो किसमें है 5 + 5, ये भी बीच में है, देखो +1 +3 +5, ये क्या है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं, मतलब इनका डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा, ऑल ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो उसको। आगे बढ़े, देखते हैं 65। ln r और t में रिलेशन है, तो कह रहा स्लोप क्या देगा, ln r ln a0/et, और a0 को इन्होंने r लिखा है, ठीक है। चलो इसको हम इसी तरह m भी लिख रहे हैं, r0 और rt, ठीक है। rt या r भी लिख सकते हो, r भी लिख दो, r जो इसमें लिखा हुआ लिख दो। इक्वल टू क्या होता है kt, और अगर हम इसका ग्राफ बना रहे हैं ln में बना रहे हैं, ठीक है, ln r का ग्राफ बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ln r नॉट माइनस, और ये हो जाएगा ln r इक्वल टू kt। अब हमें ln r में ग्राफ चाहिए और t में, तो इसको क्या करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ln r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln r नॉट माइनस kt। ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू c + mx, और m की जगह पे क्या है, m क्या हमारा बताता है, स्लोप को बताता है, और स्लोप क्या हमारे पास -k, स्लोप भी माइनस के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन कौन सा हो गया पहला, ये किसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 66। Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या हो रहा है हमारे पास, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन हो रहा है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, Cl, क्लोरीनेशन हो गया। अब ये NaOH रिएक्शन कराते हैं, प्लस ये माइनस और ये प्लस, प्लस को माइनस से प्लस को क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बन जाएगा, ये फिनॉल हो गया। क्या बन गया, फिनॉल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। यहाँ क्या हो रहा है, फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है। यहाँ पे Cl+ बनता है, एनहाइड्रस AlCl3 क्या क्रिएट करता है, एनहाइड्रस AlCl3 क्रिएट करता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो कौन सा बन जाएगा, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। IUPAC ने बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिख दें, ऑक्ट। और क्या है, कितने नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, 1 3 5 7, 1 3 5 7 ऑक्ट, और कितने हैं, 4, 1 2 3 4, टेट्राईन 1357 ऑक्ट टेट्राईन 1357 हेप्ट लिखा है, ऑक्ट होगा ये, ऑक्ट टेट्राईन। ऑप्शन नंबर 4 तीसरा। आगे बढ़े, देखते हैं 68। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फ्रिंडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रिंडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, जब बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करते हैं, तो ये क्या होती है, फ्रिंडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फ्रिंडल-क्राफ्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन है, ये फ्रिंडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। ये क्या है, नाइट्रेशन, ये है नाइट्रेशन, और ये है क्लोरीनेशन, और ये क्या है, एल्काइलेशन। कौन सा, फ्रिंडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड।
यहाँ पे क्या ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पे। 68 का सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं कि 69 नंबर CH3Cl2 एक्सेस में है, तो एक्सेस में यहाँ क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होती है, एल्केन में होती है। सारे C को H को हटा के Cl लगा देगा, ये CCl3 हो गया। अब ये देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसका नाइट्रेशन होगा तो NO2 प्लस क्या आएगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो कहाँ ऐड करेगा, ये मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CCl3NO2। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, Zn प्लस HCl से। अब Zn HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, सारे Cl को यहां से हटा देगा। देखो ऐसे इसको बना सकते हैं, देखो CCl क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको। यहां पे हमारे पास बन जाएगा CH3NO2 और HCl, ठीक है, CH3NO2 और ये ऑप्शन देखो CH3 और मेटा पोजीशन पे NO2, ऑप्शन नंबर 3 देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यहां पे देखो हमारे पास पूछ रहा है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ऑप्शन 3 70 का ऑप्शन 3। आगे बढ़े, एल्कोहलिक KOH ये क्या कराता है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कराएगा। तो यहां से Cl और यहां से H, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। भाई यहां से Cl और यहां से H रिमूव हो जाएगा, तो H रिमूव होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। अब Br2CCl4 से रिएक्शन कराए, बॉन्ड तोड़ो, एक Br इसको, एक Br इसको, क्या बन जाएगा CH2Br और ये CH2Br। देखो है कोई ऐसा ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं देखना। Cn आ गया, ये तो एल्केन बन गया, NH2 आ गया, आप ना नाप दीजिए। हमारे पास में लास्ट प्रोडक्ट ये बनेगा 71 का चौथा। आगे बढ़े, 72 नंबर देखते हैं। ये क्या है हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, एनिलीन है। रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे पास देखो क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन से कराने पे N2 प्लस और Cl माइनस, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एनिलीन से, NH2 से। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, H आता है, और ये HCl अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, देखो N डबल बॉन्ड N और ये NH2, इसको क्या बोलते हैं, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा अमीनो, पैरा पोजीशन में क्या, अमीनो एजोबेंजीन, या इसको एल्लो डाई भी बोलते हैं, एल्लो डाई। देखो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ऑप्शन नंबर 3 देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। फिनॉल विल नॉट रिएक्ट। फिनॉल क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्या हम फिनॉल और एल्कोहल को इसी से अलग करते हैं, किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। देख लो, फिनॉल इससे रिएक्ट नहीं करता है, एल्कोहल इससे रिएक्ट कर लेता है। आगे बढ़े, 74 नंबर। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन बनता है, ONA
ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, ये O माइनस प्लस, और ये क्या होता है OH, ये कहाँ जुड़ जाएगा हमारे पास, ये क्या, ये हो गया प्लस और ये माइनस, ये इसके पास चला जाता है और ये चला जाता है यहाँ पे, तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। अब देखो यहाँ पे एक H भी होगा, अब इसकी रिएक्शन CO2 से करा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव यहाँ देखो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अब निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़े तो हमारे पास क्या बनता है, ONA, और ये हमारे पास एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब ये जो H प्लस है, ये आके यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में निकलता है और यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो यहाँ पे बन जाता है, H प्लस भी तो है यहाँ पे, देखो सेकंड नंबर क्या H प्लस भी तो है। अब ये H प्लस यहाँ लग जाएगा, ये बन जाता है फिनॉल, और ये बन जाता है COOH, ठीक है। ये यहां से यहां आ जाएगा और ये यहां से यहां चला जाएगा। क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। SnHCl, उसके बाद क्या करा है, हाइड्रोलिसिस। Cn साइनाइड की रिएक्शन SnHCl, इन उसकी हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या एल्डिहाइड बनता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, याद होना चाहिए ये आपको। आगे बढ़े 76। विच सो टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, देखो टाटोमेरिज्म, ये हमारे पास देखो इसमें टाटोमेरिज्म होगा कि नहीं। टाटोमेरिज्म के लिए अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे हमें इनॉल फॉर्म दिया है, इसके कीटो फॉर्म बना लो, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, ये बॉन्ड यहां करना है और ये हाइड्रोजन यहां करना है, देखो ये बन जाएगा इसका, ये क्या है, इनॉल फॉर्म, और इसका कीटो फॉर्म बनाते हैं, देखो CH3 C H डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये हाइड्रोजन यहां आ गया, तो ये बन गया इसका कीटो फॉर्म। तो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म तो होता ही है, तो टाटोमर बनेगा, यहां भी टाटोमर बनेगा, देखो 1 2 3, ये हाइड्रोजन को यहां भेज दिया और डबल बॉन्ड को यहां भेज दिया। इसी तरह इसमें भी होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां तो होगा ही होगा, ये क्या कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल फॉर्म बना दो। इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा इसका, 1 2 3, 3 से हाइड्रोजन को यहां भेजो और डबल बॉन्ड को इधर लाओ, OH और डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, इनॉल फॉर्म। ये क्या है, कीटो फॉर्म। तो ऑल ऑफ द एबव, सब में टाटोमेरिज्म शो हो रहा है, देख लो। आगे बढ़े, 77 नंबर देखते हैं। pK ऑफ एसिटिक एसिड इतना, pKb अमोनियम हाइड्रोक्साइड इतना, द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट CH3 COO और NH4। ये क्या है, वीक एसिड, वीक बेस टाइप सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट। तो इसका pH का फार्मूला होता है हमारे पास 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। इसको सॉल्व करो, 7 हाफ pKa की वैल्यू हमें दी है 4.76, हाफ 4.76 माइनस हाफ 4.75, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7.005 pH। देख लो 7.005, ऑप्शन नंबर 3। किस टाइप का सॉल्ट है ये, वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट। आगे बढ़े, देखते हैं 78 नंबर। दे आर 3 एलिमेंट A B C हैविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर 3s2, मतलब ये क्या है, मैग्नीशियम। 3p4 ऑक्सीजन फैमिली, मतलब क्या है, सल्फर।
और ये क्या है, क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। हमें ऑर्डर बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, मैग्नीशियम ये है ए, सल्फर ये है बी, और क्लोरीन ये है सी। ठीक है, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो साइज क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती है, और साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो सी बी ए, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। इसमें क्या है, सी बी ए सही है, इनकरेक्ट बताना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भाई हम इधर से इधर जाते हैं पीरियड के लॉन्ग, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होती है। तो डेल्टा एच ई जी भी बढ़ेगा। सी बी ए ऑर्डर वही हो जाएगा, सी बी ए, इधर से इधर जाने सी बी ए, ये भी सही है, ये भी सही है। कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड सी इज आयनिक। ए और सी एम जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, आयनिक, MgCl2 बनता है। कैसा होता है, ये आयनिक होता है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है। तो ये भी सही है, एक ही बचा हमारा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही बचाना था, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है। ये इनकरेक्ट है, मतलब यही सही है, 78 का चौथा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। द रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, ये होता है रेडियल नोड। n की वैल्यू कितनी है, s के लिए n की वैल्यू 2, s के लिए l की वैल्यू 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। रेडियल नोड कितना है, 1। ऑप्शन थर्ड। देखते हैं अगला, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड क्या होते हैं, 14 एलिमेंट इन 6 पीरियड। 14 एलिमेंट होते हैं, ये चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो। 14 और किस पीरियड के होते हैं, 6 पीरियड के होते हैं लेंथेनाइड। 58 to 71 इनका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होता है, 58 से 71 तक होता है। 4f सबसे भरते हैं तो ऑप्शन पहला ही सही हो गया। ठीक है, 14 एलिमेंट 7 पीरियड का नहीं होता, 14 एलिमेंट 7 पीरियड नहीं होता। नंबर 90 ये तो नहीं होता, एक्टिनाइड होता है ये। 14 एलिमेंट इन 6 पीरियड एट 90, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। भाई लेंथेनाइड में क्या होता है, लेंथेनाइड किस ग्रुप का है, लेंथेनाइड किस पीरियड का होता है, लेंथेनाइड तो है 3rd ग्रुप का, लेकिन पीरियड क्या होता है उसका 6 पीरियड होता है। कितने एलिमेंट होते हैं उसमें एलिमेंट होते हैं हमारे पास कितना, 14। देखो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, और हमें क्या बताना है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। SRP की वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा हो। सबसे कम SRP किसकी है, देखो सबसे कम SRP -1.6 है,
ये माइनस किसका है, ये पोटेशियम का, तो के का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एजी, एजी हो जाएगा। देखो पोटेशियम के बाद एजी का है इतना, कौन सा हो जाएगा, एजी। फिर किसका, एजी का तो ये है, देखो ये है एल्यूमिनियम का, और ये है एजी का, और ये है पोटेशियम का, ठीक है, -11। तो -16 किसका है, एल्यूमिनियम का, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। फिर क्या हो जाएगा, -16। फिर हो जाएगा हमारे पास क्रोमियम, फिर हो जाएगा एजी। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एजी, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एजी, ऑप्शन थर्ड। 81 का ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दी गई है, करेक्ट ग्राफ log r नॉट बाई, देखो log a नॉट बाई 80, ये किसके बराबर होता है, 1/2.303 kT के बराबर, ठीक है, यही होता है। और हमें इसके और t के बीच में ग्राफ बनाया गया है, देखो इसके और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया गया है। तो ये कैसा ग्राफ, y = mx का ग्राफ हो गया, y = mx, x की जगह पे क्या है हमारे पास, t है, टाइम है, और l तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सा है, एक ही दिख रहा है हमारे पास, चौथा, देखो सिंपल है। आगे बढ़े, देखते हैं 83 नंबर, मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन हम देखते हैं, -m, -h और -i। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, किसकी, कार्बो एनायन की, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वह स्टेबिलिटी को कम करते हैं, किसकी, कार्बो एनायन की। ये देखो ये लगाएगा +i, ये लगाएगा +h और +i, ये लगाएगा +h और +i, ये लगाएगा +h और +i। अब हमें बताना मोस्ट स्टेबल, ये सब स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं, ये सब घटा रहे हैं, ये सब घटा रहे हैं, यहाँ दो घटा रहा है, दो फैक्टर घटाने वाले, यहाँ सिर्फ एक ही फैक्टर है घटाने वाला, तो स्टेबिलिटी को सबसे कम यही घटाएगा। ये सब तो बहुत ज्यादा घटा देंगे स्टेबिलिटी को। देखो हमने क्या बोला, +i बढ़े +h बढ़े तो स्टेबिलिटी कम होगी, यहाँ पे तो +i है, यहाँ तो +h +i, दो फैक्टर घटाने वाले, तो ऑप्शन पहला। भाई कहीं पे दो लोग घटाने वाले, कहीं एक ही घटाने वाला, तो दो लोग हैं वो ज्यादा घटाएंगे। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन NH2 और हमने इतना दिया है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन बनाओ सबसे पहले, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, इसका हाइड्रोजनेशन करना है और हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन बन गया। अब इस रिएक्शन के लिए हमसे ΔH पूछ रहा है, ठीक है, तो इस रिएक्शन के हमें क्या दिया है, इसका हीट ऑफ कंबशन दिया है, ΔH कंबशन दिया है कितना, साइक्लोहेक्सीन का कितना दिया है, साइक्लोहेक्सीन का दिया है -3000, और H2 का कितना दिया है, -241, और इसका कितना दिया है, -3920। तो यहां पे बच्चों हम कहते हैं समेशन ऑफ ΔH रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ ΔHC प्रोडक्ट। तो ये करेंगे, रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, ये 3000 है, 3241 माइनस का 3241, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3920। इसको करेंगे तो आ जाएगा 700 600 679 प्लस का 679, यहां माइनस भी है, 679 प्लस का आएगा। 84 का सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 85। हमें बताना है ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर।
ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, देखो ni कितना 28, x की वैल्यू कितनी होती है 0, भाई CO के लिए क्या होता है 0, तो x की वैल्यू आपसे स्टेट 0, तो ni 3d8 और 4s2, ठीक है 3d8 4 और 1 5, कितने इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6 7 8, और s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और p वाला हमारा खाली है, ठीक है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हमारे पास 4 इसका जो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4, तो हमें 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 लिगेंड है तो 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। क्या करो इसको इधर भेज दो, पेयरिंग करा दो इसकी 1 2 3, यहां से यहां भेज दो, यहां भेज दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास एक S मिल गया और 3 P खाली मिल गया, एक S और 3 P, तो क्या हो जाएगा sp3। sp3 कैसा होता है टेट्राहेड्रल, और लोन पेयर क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 0 0, तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री और डायामैग्नेटिक, ऑप्शन सेकंड। भाई हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 लिगेंड है तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए हमें। अगर ये इनर वाला यूज होता तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, हमारा आउटर यूज हो रहा है। आगे बढ़े 86 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग p पाई और d पाई बॉन्डिंग, ये नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, इनके पास d ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो d पाई बॉन्ड कहां से बनाएंगे। बोरान सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, कार्बन सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड में किसी के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है तो d पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्या बनाएगा सिर्फ p पाई बॉन्ड बनाएगा। और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जहां पे p ऑर्बिटल भी है, इसके बाद देखो इसके पास d ऑर्बिटल होगा, इसके पास p होगा, तो p और d मिलके p पाई बॉन्ड बना देंगे। ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड। ये भी तरीका है क्वेश्चन करने का, पहले पता तो कर लो d ऑर्बिटल है कि नहीं है। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज हुंड रूल। हुंड रूल क्या बताता है, हुंड रूल कहता है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन के साथ होने चाहिए। देखो डबल मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरेलल स्पिन के साथ है। यहां देखो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरेलल स्पिन है। यहां देखो ये पहले ही भर इसको पेयर कर दिया, पहले हम देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले ही पेयरिंग कर दी, मैक्सिमम हुए नहीं पहले ही पेयरिंग कर दी, तो यही तो गलत है हमारे पास। यहाँ पे मैक्सिमम अनपेयर्ड है, एक ही भले एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड तो है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन के साथ होने चाहिए। ठीक है आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर देखो O2 प्लस का 15 2.5, O2 2 और O2 माइनस का कितना 1.5, ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, तो O2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भाई बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। उसके बाद किसका हो जाएगा O2 का हो जाएगा, फिर O2 प्लस का हो जाएगा। ये क्या है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, O2 माइनस O2 O2 प्लस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट मैक्सिमम फॉर्म कब होगा। हमारे पास डेल्टा क्या है इंडोथर्मिक,
और इंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और फॉरवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट बनेगा। मतलब हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो प्रेशर से क्या प्रभाव पड़ेगा, इधर गैस के मोल कम है, इधर गैस के मोल ज्यादा है, 2 मोल इधर 1 मोल। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के मोल कम होंगे, ठीक है। तो गैस के मोल प्रोडक्ट साइड में कम है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो हाई प्रेशर भी चाहिए हमें, हाई प्रेशर भी चाहिए। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर पहला 89 का ऑप्शन नंबर पहला, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हाइब्रिडाइजेशन पॉलीमेरिक फॉर्म, BeCl2 का पॉलीमर बनाओ, BeCl Be, ये पॉलीमेरिक फॉर्म है। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो sp3 कितना होगा, sp3। 90 का तीसरा। आगे बढ़े, देखते हैं 91 नंबर। हमें मैच करना है कॉलम SCF4 में कितना हो जाएगा, देखो बॉन्ड पेयर लोन पेयर पहले देखो तभी तो सही पता चलेगी। तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 6 - 4 2, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। कितना, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर कैसा हो जाएगा, सीसा से। ये याद होना चाहिए आप लोग को। यहां देखो जो हमें आसान लगे उसको मैच करो। ए का कौन सा हो गया, तीसरा, ए का तीसरा, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, अब 2 ऑप्शन बचे, 50-50% हो गया। अब देखो हमें जो आसान लग रहा है उसको मैच करो, ठीक है। अब डी का देखो, डी का हमारे पास NH4+, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने 5 होते हैं, 4 - 4, 4 बॉन्ड पेयर तो sp3 हो जाएगा। sp3 कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल। तो डी का पहला, यहाँ डी का चौथा, यहाँ डी का पहला, ऑप्शन दूसरा। ऐसे भी कर सकते हो, 1-2 मिलाओ, बाकी सारे अपने आप मिल जाते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं 92 नंबर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मैक्सिमम, सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में किसी गैस को अगर हमें घोलना है या मिलाना है तो उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस उड़ जाएगी उसमें से, इसलिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़े, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सब्स्टिट्यूट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन। और हमें क्या रहा है, कंटेनिंग 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम मिलने चाहिए, कम से कम 2 तो हो, CH3 CH2 BH। इसकी रिएक्शन करा लो Br2 और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, CH3 CH2 Br। अब यहाँ पे अगर क्या कह रहे हैं, ऊर्थ रिएक्शन हो रही है। ऊर्थ रिएक्शन मतलब सोडियम और ईथर, ड्राई ईथर चाहिए, ड्राई ईथर। तो 2 सोडियम लो और 2 इसके मॉलिक्यूल लो, ये फ्री रेडिकल बनेगा। देखो ये हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, तो CH3 CH2 CH3 भाई फ्री रेडिकल बनेंगे। एक ये देखो ऐसे, इसको ऐसे CH3 CH2 एक फ्री रेडिकल, इसी तरह CH2 CH3, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ये हमारा बन गया। ठीक है, कौन सा क्या बन जाएगा हमारा, क्या होना चाहिए, पहला, ये पहला 93 का पहला, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, H2O2 क्या होता है, एल्केन क्या देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एल्केन की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़े, देखते हैं 94 नंबर। SO2 हाफ O2 SO3 K1 है और ये 2SO2 O2 2SO3, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो क्या करें, इस रिएक्शन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, देखो यही रिएक्शन बन जाए। अगर K2 और K1 में रिलेशन बताना है, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो बन जाएगा ये। देखो तो K2 क्या हो जाएगा,
K1 का स्क्वायर, K2 इक्वल टू K1 का स्क्वायर। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें ये रिएक्शन बन जाएगी, तो K2 इक्वल टू K1 का स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा। आगे बढ़े, देखते 95 नंबर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। आयनिक मोबिलिटी देखो, आयनिक मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है। इसमें हमारे पास क्या है, लिथियम Li प्लस सोडियम Na प्लस लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम प्लस है। ठीक है, हम नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ती है और हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास बाई H2O में डाल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। अगर हमारे पास साइज कम है तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। सबसे छोटी साइज क्या है, लिथियम की, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो इसको वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा घेर लेंगे तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर हमें मोबिलिटी का ऑर्डर बताना है तो मोबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा इसका उल्टा, ये सबसे ज्यादा मूवेबल, फिर ये फिर ये फिर ये। लिथियम की मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो लिथियम की, सीजियम की सबसे ज्यादा, रुबिडियम पोटेशियम सोडियम, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं 96 नंबर। फ्रीक्वेंसी बतानी हमें मेटल वेट की। ठीक है, न्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C बाई लेमडा, और लेमडा इक्वल टू हम जानते हैं H बाई mb होता है, H बाई mb। तो लिखो C और इसको H बाई mb। देखो C भी क्या होती है, एक तरह की भी स्पीड है। ठीक है, ये लाइट की स्पीड है और ये क्या है, मैटर वेव की स्पीड है। ठीक है, तो हमें मैटर के वेव के बारे में बताना है तो C को भी V बना दो आप, क्यों, ये V स्पीड है, ये V स्पीड है, H, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे mb को, ले गए, तो ये हमारे पास देखो क्या बन गया, mv स्क्वायर H। क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 बाई H इंटू हाफ mb स्क्वायर, और हाफ mb स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, 2 ke बाई h। ये हो गई फ्रीक्वेंसी हमारी 2 ke बाई h। ऑप्शन नंबर सेकंड देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन B2S6। B2S6 में पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है नहीं, 0। अभी स्ट्रक्चर बनाया था हमने इसकी B2S6 का, डाइबोरेन का। आगे बढ़े, 98 नंबर देखते हैं। मैच करना है C2H2 क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज। एक मैच करो sp हाइब्रिडाइज, ए का क्या हो गया यस, ए का यस मिलाओ किसमें किसमें है, पहला और तीसरा, तो दूसरा चौथा गलत हो गया। अब देखो डी का, देखो डी का हमारे पास, डी का दोनों में सेम है क्या, डी का देखो हमारे पास सेम है, ए डी का क्यू है और यहां भी डी का क्यू है, तो डी को मत मिलाओ, क्यों, क्योंकि दोनों में डी का सेम है। ठीक है, ये तो पहले गलत हो चुके हैं, इसको काट दो। ठीक है, अब इसमें भी डी का क्यू है और इसमें भी डी का क्यू है, तो दूसरा मिलाते हैं। SO2 का चेक कर लो कितना आएगा, sp2। देखो SO2 का sp2 आएगा, यस, डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर sp2। अब देखो sp2 कहां है, sp2 R, B का R, यहाँ B का P है, यहाँ B का R है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। 98 का ऑप्शन नंबर थर्ड। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें 1-2 मिलाने रहते हैं, बाकी सारे अपने आप ही मिल जाते हैं। और मिलाने के वक्त हमें देखना चाहिए जिसके बारे में हमें कंफर्म पता हो कि हाँ इसका यही होगा। आगे बढ़े, 99 नंबर देखते हैं। HCl मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इतना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतना, देन परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर। सबसे पहले निकालो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.03 डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू 6.12 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 18.63 आएगा। ठीक है, 18.63। अब देखते हैं आ गया हमारे पास आयनिक कैरेक्टर। अब आयनिक कैरेक्टर
आयनिक कैरेक्टर आ गया तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट, चलो ऐसे लिख लो, कोवैलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर 100 माइनस आयनिक कैरेक्टर, 100 माइनस 18.363, कितना आ जाएगा लगभग ये 18, 16 पॉइंट आएगा, 16.83 आएगा ये, 16.83 सॉल्व करके देखना, 16.83 आएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? सब में से 16.83 माइनस करोगे कितना आएगा? 16.83, ये हमारे पास लगभग आ जाएगा 83.17, माइनस करके देखना इतना ही आएगा। क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर। पहले हमने निकाला आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, क्या है ये हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू इनटू 100, क्या? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कौन सा हो गया? 83.17। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। हमें ये रिएक्शन दी है, Br2 की रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? एल्केन देगा, ठीक है। तो यहां से एक H को हटाओ, एक H रहेगा और एक Br यहां जोड़ दो, एक Br यहां जोड़ दो, NO2 तो लगाइए हुए। अब ये बेंजीन है, ये CH Br और ये CH3 और यहाँ एक H है, इसको भी Br दे दो, HBr हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो कौन सा है? CH2Br है, CHBr है, NO2, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ देखो Br पैरा पे लगा हुआ है, यहाँ से भी Br है, यहाँ भी Br, ये गलत होगा। यहाँ पे Br हमारा क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3। तो बच्चों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।